अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बाखबर। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट में आज एक ऐसी समाअत थी और एक ऐसा फैसला मुतवक्किल था जिस पर बहुत सारी नजरें थी और सुबह से बहुत ज़्यादा तवज्जो थी इस बात पर कि वहाँ से क्या डिसीजन आता है। बहुत से तज्ज़ियाकारों का ये कहना है कि जो एक्सपेक्टेड था कुछ उसी तरह का फैसला लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से आया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हल्कों की अगर बात करें तो ऐसा लगता है कि वहाँ से एक अजीब सा मिक्सड और कन्फ्यूज सा रिएक्शन सामने आया है। जैसे ही फैसला अनाउंस हुआ तो बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई गई और फ़ौरन से ऐलान किया गया कि आज हक की सच की जीत हो गई है। लेकिन कुछ देर के बाद हमने देखा कि वो जो एक एक्साइटमेंट थी वो फिजल आउट होना शुरू हुई और फिर बयानात जो हैं वो थोड़ा सा तब्दील होना शुरू हुए। अब बात यहाँ तक आ गई है कि कहा जा रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस फैसले के खिलाफ। तो थोड़ा सा बात करते हैं हमजा शहबाज शरीफ का जो इंतखाब है बतौर वज़ीर आला पंजाब, उसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चौधरी परवेज़ इलाही लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने दरखास्तें दायर की थी कि इस इंतखाब को कलअदम करार दिया जाए। अब हुकूमती जमात का इस वक्त ये मौक़िफ़ है कि जो फैसला आया है वो बहुत अच्छा और फेवरेबल फैसला है, मस्बत फैसला है। उस इंतखाब को कलअदम नहीं करार दिया गया, लेकिन क्योंकि उसके इर्द गिर्द इतनी सारी कंट्रोवर्सी बन गई थी कि अब ये सिर्फ कहा गया है कि एक दफ़ा रिकाउंट हो जाए और वो जो 25 मुनहरिफ अराकीन थे जो कि कंट्रोवर्सी की बिल्कुल क्रक्स में थे, सेंटर में थे, उनको निकाल के एक दफ़ा दोबारा से इलेक्शन करा दिया जाए। और हुकूमती जमात ये कह रही है कि हम बहुत खुशी कल 4 बजे जो है वो इजलास में चले जाएंगे और इलेक्शन जो है वो हम दोबारा करवाएंगे और वो बड़े कॉन्फिडेंट भी हैं कि हम जीत भी जाएंगे। जो नंबर गेम है वो ड्यूरिंग द डिस्कशन हम आपके साथ शेयर करेंगे कि इस वक्त क्या नंबर्स हैं, हुकूमती बेंचेस पे कितने लोग हैं, पाक इंसाफ के और अपोजिशन के कितने लोग हैं और क्या सूरत हाल बन सकती है, जो मुमकिना सिचुएशंस डेवलप हो सकती हैं उन पर भी बात करेंगे। और हमारे फर्स्ट सेगमेंट का सवाल भी ये है कि अगर जो कि कल ये हो रहा है 4 बजे इजलास बुलाया जाएगा और दोबारा से इंतखाब होगा, क्या हमजा शहबाज ये जो अपना ओहदा है चीफ मिनिस्टर का ये बरकरार रखने में कामयाब हो सकेंगे कि नहीं हो सकेंगे। हमारे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं, आज पहली दफ़ा हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं। वैसे तो मेरे साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने किए हैं, लेकिन आज पहली दफ़ा हमारे इस शो पे आए हैं। बहुत शुक्रिया ताहिर नईम मलिक साहब आपका, सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। उनके साथ तशरीफ रखे हुए रशीद साफ़ी साहब, अगैन आज आप पहली दफ़ा आए हैं, बहुत शुक्रिया एंड वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुर्तज़ा सुलंगी साहब इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका। सलमान गनी साहब लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। आजम चौधरी साहब ने भी हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपका भी आपके वक्त के लिए। कुछ ही देर में शनीला अमार जो है वो इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ होंगी। मैं ताहिर साहब आप ही से सर गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। ये जो डिसीजन आया है इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप सर? लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, आप समझते हैं कि हमजा शहबाज अपनी जो सीएम शिप है वो बचाने में कामयाब हो जाएंगे? देखें, जिस तरह इलेक्शन हुआ और इसके इर्द गिर्द जो सवालात थे तो एक कन्फ्यूजन थी, तो इस फैसले ने उस कन्फ्यूजन की फ़िज़ा को ख़त्म कर दिया और ये ज़रूरी भी था। देखें, पंजाब एक अहम सूबा है, यहाँ ज़मीनी इंतखाबात होने हैं, यहाँ रोज़ डे टू डे इंतज़ामी और दूसरे मामलात होते हैं। तो इस सूबे में या किसी भी सूबे में मुल्क के एक ऐसी कन्फ्यूजन बरकरार रहे, वो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम इवन इकॉनमी के लिए ठीक नहीं है। तो जब इलेक्शन कमीशन का एक डिसीजन आ गया कि वो 25 लोग जिन्होंने अपने पार्टी वाबस्तगी से हट के दिया वोट, वो डी-सीट हुए और अब वहाँ इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। लेकिन उसके बावजूद जो कल री इलेक्शन का फैसला मैं समझता हूँ कि बर वक्त है, क्योंकि कुछ लोगों ने इस वक्त सियासी पार्टियों का मसला ये है कि वो डिसीजन को पढ़े बगैर, और कम से कम ये तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ पाकिस्तान की सियासी जमातों से कि वो उनका जो लॉयर्स विंग है उसमें सुप्रीम कोर्ट के वकला हैं, उनसे पूछ ले, फ़ौरन मिठाइयाँ वो चला गया। अब ये बुनियादी चीज़ उसमें मिस की गई कि साबिक जो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब, उन्होंने रिज़ाइन किया था, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आई थी कि ये वो दोबारा रीइंस्टेट हो गए। तो अब ये जो कल होगा इलेक्शन, मेरी जो एक रफ नाकस मालूमात के मुताबिक नून लीग के जो अरकान हैं वो पहले ही लाहौर में उन्हें मौजूद रखा गया था इस मुतवक्को फैसले के पेश नज़र, और 176 के करीब हैं और PTI के 167 के करीब हैं जी। तो वो कल गालिब इम्कान है कि री इलेक्ट हो जाएंगे और ये उनकी री इलेक्शन पंजाब के अंदर जो एक इस्तेहकाम चाहिए उसके लिए ये एक ज़रूरी अमल है। और दूसरी तरफ मैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, जो पिछले कैंडिडेट थे स्पीकर पंजाब असम्बली के परवेज़ इलाही साहब, वो इनडिसाइसिव हैं, वो कह रहे हैं हम कल शो करेंगे। उन्हें ये पैगाम गया कि वो इस वक्त हैं दो इंतहाओं के बीच उनका डिसीजन नहीं आ रहा। वो इंतहा क्या है कि वो स्पीकरशिप भी रिटेन करना चाहते हैं, विकेट के दोनों तरफ भी खेलना चाहते हैं, और चीफ मिनिस्टर का उस वक्त तो उनको ये था कि इमरान खान साहब
वजीर आज़म थे, जब वो स्पीकर चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट थे, अब सारा जो सियासी शतरंज है बदल चुकी है, तो उसके अंदर उनकी कोशिश है कि मैं जो चीज़ मेरे हाथ में है स्पीकरशिप वो तो बरकरार रहे, वो तो कुछ और तो कल हाथ के में इलेक्शन में गवर्नर भी, तो मैं हाँ का ऑप्शन लूंगा कि हमजा शहबाज जो हैं वो कल इलेक्ट हो जाएंगे, वो रिटेन कर लेंगे आप कह रहे हैं। और जैसे भी आपने कहा, दुरुस्त कहा कि फैसला पढ़ते नहीं हैं, और पहले से ये क्योंकि डाइसेंटिंग नोट आपको पता है कि 4-1 का डिसीजन था, डाइसेंटिंग नोट में जिक्र है बुज़दार साहब का, तो बस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जस्ट टुक इट फ्रॉम देयर, और उन्होंने एकदम से वो एक हंगामा जो है वो मीडिया पे क्रिएट कर दिया कि बुज़दार साहब रिस्टोर हो रहे हैं। रशीद साफ़ी साहब, सर ये जो सिचुएशन है, पहले तो मुझे ये भी कहिएगा कि ये जो पीटीआई की तरफ से रिएक्शन आया इस पर क्या कहेंगे? पहले तो उन्होंने कहा कि पूरे पंजाब को, पाकिस्तान को मुबारक हो, हक की जीत हो गई, और फिर कुछ देर के बाद फवाद चौधरी साहब कहते हैं हम फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। जी शुक्रिया। ये हमने ये देखना है कि ये पंजाब का जो बहरान है, आईनी बहरान जो अप्रैल से जारी है, ये इस फैसले के बाद इसका अंजाम क्या होगा। रिएक्शन तो ज़ाहिर है शुरू में, जिस तरह आपने भी जिक्र किया और मलिक साहब ने भी जो फरमाया कि शुरू में तो इनको अंदाज़ा नहीं था और समझ रहे थे कि शायद छुट्टी करा दी गई है हमजा शहबाज साहब की, और उनकी जो पीटीआई ख़ुद ही रेड पिटीशन जो उन्हीं के उस पर एक फ़ैसला आया था। लेकिन बाद में जब फ़ैसला, जिस तरह आपने बताया कि उस पर जब रद्द-ए-अमल उनका, और जब उनको देखा तो उनका नताइज उनके सामने कुछ और नज़र आ रहे थे। जो बुनियादी सवाल यहाँ पे उठ रहा है कि इस फ़ैसले के बाद क्या पंजाब में जो बहरान वहाँ पे पैदा है, क्या उसका ख़ात्मा होगा कि नहीं? तो मेरे हिसाब से नहीं होगा। इसकी बुनियादी वजूहात ये है कि इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में जो आज खिताब किया उसमें भी उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि लाहौर के हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया जाएगा, और फवाद चौधरी साहब तो दोपहर ही को बता चुके थे कि उन्होंने इस फैसले के ख़िलाफ़ उनकी कानूनी टीम आला अदालत से रुजू करेगी। तो बज़ाहिर तो मैं इस जुज़वी तौर पे तो मैं ये इस बात से मुझे इत्तेफाक है मलिक साहब की इस बात से कि हो सकता है कि हमजा शहबाज साहब जो है कल दोबारा री इलेक्ट हो जाएंगे, और उनकी जो लेजिटिमेसी है जिस पे सवाल उठ रहे थे शायद उसको मज़ीद तक़वियत मिले, और जो अगर उसूलन अगर देखा जाए तो उस पर अपोजिशन का फिर जो एतराज़ात है वो ख़त्म होने चाहिए। लेकिन जो फ़िज़ा वहाँ पे बनी हुई है तो सियासी बहरान बरकरार रहेगा, और ये बहरान तब तक बरकरार रहेगा जब ज़िमनी इंतख़ाबात के नताइज हमारे सामने आ जाए। उसमें अगर मुस्लिम लीग नून और उनके हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को बरतरी अगर मिली तो इसका नतीजा ये होगा कि अददी तौर पे मज़ीद तक़वियत मिलेगी पार्लिमानी जमात को, जो हुक्मरान जमात है, और हमजा शहबाज साहब की हुकूमत मजबूत हो जाएगी, और यहाँ पे मरकज़ी हुकूमत पे उसके असरात पड़ेंगे। लेकिन अगर नताइज मुस्लिम लीग नून और उनके हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों के जो तवक्कुआत है उससे बरक्स आए तो ये बहरान मज़ीद आगे जाएगा, और जो जिस तरह की इस वक्त यकीनी की सूरत हाल है, यानी कि वज़ारत आला शायद बच जाए, लेकिन आप भी समझ रहे हैं कि जो एक क्राइसिस है पंजाब में वो आप नहीं समझते कि अभी सेटल होगा। तो आप वैसे इन प्रिंसिपल हमारे सवाल पर हाँ का ऑप्शन ले रहे हैं। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, सर किस तरह से, एक तो यही कहिएगा कि आप समझते हैं कि हमजा शहबाज बरकरार रख सकेंगे वज़ारत आला अपने पास, और फिर साथ ही साथ ये जो अभी बात कर रहे थे साफ़ी साहब, आप डू यू एग्री कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, एक लीगल क्राइसिस पंजाब जो है वो अभी फिलहाल उस जोन से बाहर नहीं निकला? देखिए, कल के हवाले से तो जो मेरी समझ है वो ये है कि कल इलेक्शंस नहीं हो रहे बल्कि रिकाउंटिंग हो रही है वोट्स की, और रिकाउंटिंग इसलिए हो रही है क्योंकि जो 25 लोग नाअहल करार दिए गए, तो उसके बाद जो पीटीआई की जो दरखास्तें थी वो कबूल कर ली गई हैं। ये अलबत्ता एक बहुत ही दिलचस्प अमर होगा कानूनी माहिरीन के लिए कि आप किसी अदालत में जाएं और आपकी सारी दरखास्तें मंजूर कर दी जाए, उसके बाद आप उस फैसले के खिलाफ आला अदलिया में उसके खिलाफ अपील करें, जो कि कल सुप्रीम कोर्ट में ये करने जा रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी अगर कल वो कोई स्टे ऑर्डर नहीं देते इस फैसले के खिलाफ तो इलेक्शन तो फिर भी होगा, उसके बाद फिर ये मामला चलेगा। लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि ये जो सियासी जो एक तरह से एक बेयकीनी या अदम यकीनी की सूरत हाल है, ये 17 जुलाई को ज्यादा वाज़े होगी। कल के हवाले से तो मुझे लगता है कि न सिर्फ ये कि नून लीग के पास एक वाज़े अक्सरियत मौजूद है, बल्कि मेरी इत्तलात ये है कि बहुत से अरकान जो पीटीआई के हैं वो मुल्क से बाहर हैं, गालिबन हज के सिलसिले में, तो उस वजह से भी उनकी जो हाजिरी है वो कम होगी। इसीलिए ये मुतज़ाद इत्तलात आ रही थी कि
स्पीकर साहब जो है परवेज इलाही इलेक्शन का बायकॉट करेंगे या इलेक्शन में खड़े होंगे। लेकिन दोनों सूरतों में एक बात बिल्कुल साफ लगती है कि जो परवेज इलाही साहब हैं वो कामयाब नहीं होंगे, जो एक हाथ में 2 खरबूजे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो शायद मुमकिन नहीं होगा। और लगता है कि कुछ पीटीआई और उनके इत्तेहादियों का साबुन जो है खासा स्लो है कि उनको समझ नहीं आई कि फैसला क्या हुआ। उनको शुरू में फैसला समझ नहीं आया सलमान गनी साहब, लेकिन आप समझ रहे हैं कि रिटेन कर लेंगे, तो आप हाँ का ऑप्शन ले रहे हैं। सलमान गनी साहब, क्या हो रहा है सर पंजाब में? ये हमजा शहबाज शरीफ साहब के सितारे कुछ ज्यादा गर्दिश में नहीं है, मतलब स्टेबिलिटी नहीं आके दे रही। वो जब से चीफ मिनिस्टर बने उनका स्टेटस बार बार क्वेश्चन होता है, और अब फिर ये जो मामला हुआ दोबारा से, आप क्या समझते हैं वो कल बरकरार रख सकेंगे रिकाउंट के अंदर अपनी पोजीशन? देखें, नंबर 1 बात यह है कि ये री इलेक्शन नहीं हो रहा, और सोलंकी साहब जिसे रीकाउंटिंग कह रहे हैं मैं उसे रीपोलिंग कहूँगा। और ये इलेक्शन के खिलाफ जिन्होंने कोर्ट से रजू किया था, ये इलेक्शन उस वक्त भी अदालत आलिया के अहकामात के तहत ही हुआ था, और अदालत आलिया के अहकामात के तहत ही वहाँ पर डिप्टी स्पीकर साहब प्रिजाइडिंग ऑफिसर बने थे। और 16 अप्रैल को पंजाब असम्बली के अंदर जो एक तारीख रकम की गई थी वो पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक बदतरीन बाब है। और मैं समझता हूँ कि उस इलेक्शन के बाद इन लोगों ने कोर्ट से रजू किया और कोर्ट का एक फैसला आ गया है। और नंबर्स क्या हैं, देखें नंबर्स बड़े क्लियर हैं, और यही वजह है कि वो आगे सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप पंजाब की सूरत का जायजा लें तो आप 2018 के इलेक्शन के नताइज को सामने रखें। उस वक्त भी एक स्वीती पार्टी जो थी 2018 के जब रिजल्ट्स आए थे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी, नंबर 2 पे तहरीक इंसाफ थी। लेकिन जिस कैफियत के अंदर वो हुकूमत साजी हो रही थी वो सबको पता है क्या है कि 129 अरकान मुस्लिम लीग नून के जीते थे, 121 अरकान तहरीक इंसाफ के जीते थे, और उसके बाद जो एक फजा बनाई गई उसमें उन्होंने यहाँ पर अक्सरियत हासिल कर ली। अब देखें, पंजाब की जब आप सूरत हाल को डिस्कस करेंगे तो मैं ये कहूँगा कि पंजाब के अंदर इमरान खान साहब ने एक ऐसा फैसला किया था कि एक ऐसे शख्स को नामजद किया था जिसे 95% अरकान असम्बली नहीं जानते थे, और वो शख्स तहरीक इंसाफ में शामिल होने वाला सबसे आखिरी फर्द था। और मैं समझता हूँ कि पंजाब के अंदर जिसका किला मजबूत होता है, मरकज के अंदर उनके खिलाफ कभी अदम एतमाद नहीं आती। और यही वजह है कि जब पंजाब के अंदर आपने एक कमजोर चीफ मिनिस्टर रख के आपने बनी गाला से उसे चलाने की कोशिश की, तो फिर हाल ये बना कि आपके खिलाफ अदम एतमाद आई और वो आपको किसी तरह भी मुआवजत नहीं दे सका। इस वक्त भी आप देख लें कि ये सारे क्राइसिस के अंदर वो जो चीफ मिनिस्टर है वो कहीं नजर नहीं आया, इसलिए कि उसकी अपनी स्टैंडिंग नहीं थी, तो उसने पार्टी को कैसे खड़ा रखना था। अब जहां तक कल की बात आप कर रहे हैं, देखिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों के नंबर्स बड़े वाज़ेह हैं, 176, 170, इससे पहले इलेक्शन में 197 थे। अब ये जो इलेक्शन होने जा रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्टिकल 63D के तहत जो अहकामात दिए थे, ये उसके तहत होने जा रहा है। इसमें जो 25 अरकान D-सीट हुए हैं वो शामिल नहीं होंगे। अब पंजाब के अंदर जो अपोजिशन को पता है कि कल के रिजल्ट्स क्या है, और अभी हमारे एक दोस्त ने इशारा किया, मैं भी उनके साथ उनकी तायीद करता हूं कि मुझे शक पड़ता है, मेरा खदशा ये है कि पंजाब के अंदर जो अपोजिशन है वो कल के इलेक्शन से बाइकआउट करेगी, इसलिए कि जो इलेक्शन का रिजल्ट है वो तो बड़ा क्लियर है। इसलिए उन्होंने कहा कि जी हमारे 6-7 अरकान हज पे गए हैं। भाई चौधरी परवेज इलाही साहब को भी पता था कि क्या सूरत हाल बनने जा रही है, और कोर्ट में वो गए हुए थे, और हम लोग पंजाब असम्बली का चक्कर लगाते रहे, वहां पर पोजीशन बड़ी वाज़ेह है। और अब यह है कि जी क्या ये बुरानी कैफियत तारी रहेगी? बुरानी कैफियत सिर्फ पंजाब में नहीं है, असल में पाकिस्तान की सियासत का अलमिया यह है कि यहाँ पर हुकूमत से कोई अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार नहीं होता। और जैसे आपके इस्लामाबाद में हुआ है कि जी वहां से तो आप ऐवान छोड़ रहे हैं, वहां पर लोगों को आप इस्तीफा देने पर मजबूर कर रहे हैं, लेकिन आप पंजाब में और पख्तूनख्वा की असम्बलीज के अंदर आप मौजूद है। मेरा ख्याल ये सियासत के वो तजादात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जमहूरी सिस्टम मजबूत नहीं हुआ। कल हमजा शहबाज दोबारा जीत जाएंगे। आप हाँ का ऑप्शन ले रहे हैं, लेकिन बुरानी और तूफानी कैफियत जो है, जी आप हाँ का ऑप्शन ले रहे हैं, लेकिन मैं हाँ का ऑप्शन ले रहा हूं, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं कि असल में पाकिस्तान की सियासत में कुछ लोग बुरानी कैफियत तारी रखना चाहते हैं, वो तारी रखेंगे।
वो तारी रखेंगे। अच्छा, आप लोग दो लोगों ने यहाँ पर ये बात अभी तक कर दी है, आजम चौधरी साहब के शायद कल परवेज इलाही साहब जो है वो बाइकआउट कर दें सेशन का, या पूरी ऑपोजिशन जो है वो ना आए। तो वैसे अदालत ने अपने ऑर्डर्स में ये भी कहा है कि डिसरप्ट अगर की गई कल की कार्रवाई तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। अब वो खाली फ्लोर ऑफ द हाउस पर जाकर डिसरप्शन तक बात महदूद है, या फिर अगर आप अदालत के अहकामात नहीं मानते और आते ही नहीं है, हिस्सा ही नहीं बनते इस रीपोलिंग का या रीकाउंटिंग का, तो उसके अंदर भी ये बात उसमें भी शामिल होगी फिर? देखिए, सलमान गनी साहब ने बड़ी डिटेल के साथ बड़ा क्लियर सारी नंबर गेम भी उन्होंने डिस्कस की। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में आप देखें जिस किस्म की बहरानी सूरत ख़ुसूसन पंजाब में हम फेस कर रहे हैं, 4 माह हो गए हैं पंजाब सूबे के अंदर हर चीज़ निज़ाम पूरा मुअल्लक है, कोई काम नहीं हो रहा। उसके बाद जब 16 अप्रैल को इलेक्शन होता है तो एक उम्मीद थी कि चले अब सूबे का निज़ाम चलना शुरू होगा, लेकिन उसके बावजूद रुकावटों का सामना करना पड़ता रहा। और हुकूमत को आज जब हाई कोर्ट का फैसला आया है, जो कि पीटीआई और काफ लीग की अपनी दरखास्तों पे हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, उससे फिर एक यहाँ पे उम्मीद पैदा हुई है कि शायद अब सिस्टम जो है ना वो दोबारा बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर हम जब नंबर गेम देखते हैं तो वो बड़ी क्लियर है, उसमें कोई इब्हाम नहीं है। क्योंकि देखें आप, मुस्लिम लीग नून उस वक़्त अगर 25 लोगों को डी सीट करने के बाद हम देखें तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून और उनके जो इत्तेहादियाँ उनके पास 177 की वहाँ पे गिनती है, जबकि पीटीआई और काफ लीग इस वक्त 168 की गिनती में यहाँ पे बैठे हैं। अगर 6 लोग इनके बैरून मुल्क हैं, हज करने के लिए गए हैं, तो इनकी जो तादाद रह जाती है वो 162 रह जाती है असम्बली के अंदर। अगर इस सूरत हाल में बड़ा क्लियर है रिजल्ट। और देखें, अगर पहले भी हाई कोर्ट पे उसके हुक्म पे इलेक्शन हुआ था, आज भी हाई कोर्ट के हुक्म पे इलेक्शन हो रहा है। और आज देखिएगा पंजाब असम्बली की जो पुरानी पंजाब असम्बली की इमारत है उसी के अंदर इलेक्शन होने जा रहा है। अच्छा, आजम चौधरी साहब, सॉरी, मैं मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आके मैं गुफ्तगू का दोबारा आगाज करूंगी। आपका जो मौक़िफ़ है मुकम्मल तौर पे शामिल करेंगे प्रोग्राम में। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर
जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले आजम चौधरी साहब सर आप बात अपनी मुकम्मल कर लीजिए और ये भी बताइए कि आप ऑप्शन क्या लेंगे। आप समझते हैं कि हमजा शहबाज जो है वज़ारत आला के मनसब पर रह सकेंगे बरकरार? जी मैं यही बात कर रहा था कि देखें अब अददी गेम की तरफ देखें तो मुस्लिम लीग नून के पास 177 वोट इस वक्त मौजूद है, जबकि पीटीआई और काफ लीग के पास इस वक्त जो उनके 6 लोग अगर उनके हज पे गए हैं या 6 लोग आउट ऑफ कंट्री हैं तो उनके पास रह जाते हैं 162 लोग। इसमें तो कोई भाम नहीं है कि हमजा शहबाज जो है वो कल के इलेक्शन में बड़ा क्लियर बर्तरी के साथ वो फतह हासिल करेंगे, लेकिन ये बहरान उस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकता जब तक पंजाब के अंदर ज़िमनी इंतखाबात नहीं होते, पंजाब के अंदर वो लोग MPs दोबारा असम्बलियों में नहीं आते, क्योंकि हुकूमत को आपने बरकरार रखने के लिए आपको सिर्फ सादा अक्सरियत की ज़रूरत नहीं है, आपने कम से कम 186 वोट जो है ना कम से कम वो आपने इंटैक्ट करने हैं। ये चीज़ें सारी देखें तो मैं समझता हूँ कि हमजा जीत ज़रूर जाएंगे, लेकिन ये एक जो बहरान है ये अभी ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये भी आपको खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन आप ऑप्शन हाँ का ले रहे हैं। शनीला आप क्या समझती हैं, आप क्या ऑप्शन लेंगी, हाँ या ना को? थोड़ा सा ये भी कहें कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले खुशियां मनाई और फिर कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट आप क्या समझती हैं किस प्ली पे किस ग्राउंड पे जाएंगे? वो जो 5 रिजर्व सीट वाला मामला है कि उन मेंबर्स को वो कर दिया जाए, एक्टिव कर दिया जाए, वो इशू है, उस सूरत में भी नंबर गेम तो पूरी नहीं होती। देखिए जो खुशियां मनाएगी ना वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि पहले अदालत का जो आया था फैसला वो ये था कि तमाम दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई। तो इनकी दरख्वास्त यही थी कि हमजा शहबाज शरीफ का जो इंतखाब है उसको कालदम करार दिया जाए। उसके अलावा इनका ये था कि जो इनके जो नोटिफाई कर दिए गए हैं, हाई कोर्ट का ही फैसला था कि 5 लोग जो मखसूस नशिस्तों वाले वो आ जाएँ। तो मेरे ख्याल में इसलिए उनको लग रहा था कि जो जो उन्होंने प्ली की थी वो सारी अदालत ने मान लिया, तो इसलिए उन्होंने खुशियां मनाई। लेकिन जब वो बाद में आपके सामने फैसला आया तो उसमें पता चला, और आपने ये भी देखा होगा कि बहुत से जो चैनल्स से उन्होंने ये भी खबर चला दी थी कि जो उस्मान बुज़दार हैं वो दोबारा से सीएम पंजाब बन गए हैं, जबकि वो एक इख्तलाफी नोट था जिसमें ये फैसला दिया गया था, ये मेजॉरिटी जजेस का नहीं था। तो इस वजह से जो थी मिसअंडरस्टैंडिंग उनकी क्रिएट हुई थी। देखें ये जो बहरान है ये आपका ख़त्म तो होना नहीं है और ये इसी तरह चलता रहेगा, और ये इमरान ख़त्म होने भी नहीं देंगे जब तक कि आप उनको वज़ीर आज़म नहीं बना देंगे और उनको वसीम अकरम प्लस को आप दोबारा से सीएम नहीं बना देंगे। तो ये चीज़ें जो है चलती रहेंगी और सुप्रीम जाएंगे, इसी तरह जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि जो उस दिन इंतखाब हुआ था वो गैर आइनी था, क्योंकि इन्होंने बाइकआउट भी कर दिया था। उस दिन असेंबली के अंदर दंगा फसाद भी बहुत कुछ हुआ था, और जो कि करवाया भी परवेज़ इलाही ने खुद था, और फिर बाद में जो एक ड्रामा भी उन्होंने अपनी बाजू जो टूटने का किया था वो भी सबको मालूम है। तो वो इस चीज़ों को लेके अभी वो खेलते रहेंगे जब तक कि बाई इलेक्शन आपके नहीं हो जाते हैं। कल हमजा शहबाज शरीफ के जो जीतने में मुझे तो कोई शक नहीं है। देखिए 168 में से एक वोट और भी कम है, जो डिप्टी स्पीकर हैं वो प्रिजाइड करेंगे, उन्हीं के जरिए निगरानी ये इलेक्शन भी नहीं वही काउंटिंग होनी, क्योंकि वो है उनका वोट भी कम तहरीक इंसाफ की जानिब से। देखिए उनका वो भी वोट जो है ना वो कम होगा, ठीक है। वो अभी तक डिप्टी स्पीकर हैं, उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कोई आई नहीं है, कामयाब नहीं हुई। देखिए जिस वक्त हमजा शहबाज शरीफ बने हैं चीफ मिनिस्टर, ये उस वक्त हाई कोर्ट नहीं गए हैं, ये तो तब गए जब सुप्रीम कोर्ट ने 63A के ऊपर अपना फैसला दिया, तो ये फौरन हाई कोर्ट चले गए कि जी वो 25 अरकान जो थे वो चूंकि अब 20 सीट हो गए हैं, तो हमजा शहबाज शरीफ जो अपनी मेजोरिटी खत्म कर चुके हैं, क्योंकि इनको पता था कि इनके पास बंदे पूरे नहीं है, तहरीक अदम एतमाद नहीं लेके आ सकते, तो इसी वजह से ये हाई कोर्ट गए। लेकिन हाई कोर्ट का जो फैसला वो एक्सपेक्टेड था, उनके 2-3 दिन से उनके रिमार्क से पता चल रहा था वो रीपोलिंग में जाएंगे, और ये आईनी तौर पे था कि अब जब 2 पार्टियां होती हैं उनमें से कोई 51 जब अपने वोट जो सिक्योर नहीं कर पाता तो आप सेकंड राउंड में जाते हैं। यहाँ पे तो जमाली साहब 2 वोटों की अक्सरियत के साथ कितना अरसा वजीर आजम रहे हैं, तो हमजा शहबाज शरीफ को भी कोई 1 या 2 ही वोट ज्यादा चाहिए, और वो उनके पास उसका कोई मसला नहीं, और उनको इतना टाइम भी मिला कि जो उनके हरे 5 अरकान थे उनमें से एक ने रिजाइन किया, उन्हें 4 उनके पास भी वापस आ गए, तो उन्होंने अपनी पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग कर ली है। 17 जुलाई के बाई इलेक्शन के बाद उनकी मजीद पोजीशन जो वो स्ट्रॉन्ग होगी, तो कल उनके इंतखाब में उनके मुंतखबों में मुझे कोई शक नहीं। अच्छा बिफोर आई मूव ऑन टू द सेकंड स्टोरी में ताहिर मलिक साहब थोड़ा सा आपसे रहनुमाई लेना चाहती हूँ कि अगर ये कल बाइकआउट करती है ऑपोजिशन इजलास का या कोई इस तरह का मामला होता है उनकी जानिब से, तो फिर क्या सिचुएशन डेवलप होगी आपके ख्याल में उस सूरत में? एक तो ये कि जो ऑर्डर में लिखा गया कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट से मुतालिक, क्योंकि ये जो रीकाउंटिंग हो रही है, रीपोलिंग हो रही है, ये कोर्ट के ऑर्डर पे हो रही है, तो लिहाजा इसकी कार्रवाई को जिस तरह कोर्ट ऑर्डर है उसके अगेंस्ट करना गैर आइनी गैर कानूनी अमल होगा। और अगर इवन वो बायकॉट भी करते हैं तो रिकाउंटिंग में जो दूसरे फरीक हैं, मुस्लिम लीग नून के अरकान हैं, वो अपनी मेजॉरिटी शो कर देते हैं। तो जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट फॉर्म हुई है हमारी नेशनल असम्बली के अंदर,
तो उससे ये प्रोसेस मुतासर नहीं होने लगा। नहीं होगा। मेरी राय आप साफी साहब इत्तेफाक करते हैं इस बात से? आप समझते हैं कि कल का दिन रिकाउंटिंग हो जानी है चाहे ऑपोजिशन कुछ भी करे? देखिए हो तो जाएगी, लेकिन जो जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि मसला वहाँ पे जो है बहरान है, बहरान किस तरह ख़त्म होगा वो नहीं होगा। अब आज का जो एजेंडा जारी हुआ है, कल के लिए 4 बजे शाम जो इजलास होने जा रहा है, वो उसी तसलसल से वो इजलास को जारी रखने के अदालती अहकामात के तहत कहा गया है कि जो मुलतवी इजलास था उसका दूसरा सेशन है। तो बज़ाहिर तो अदालत ने एक रोड मैप तो दिया है, अब उस पर अपोजिशन और हुकूमत कहाँ तक अमल पैरा होती है ये तो कल के दिन ही पता चलेगा। लेकिन अपोजिशन का तेवर, स्पेशली जो स्पीकर पंजाब है जो ख़ुद कैंडिडेट भी है वज़ीर आलाशिप के लिए, उनके बातों से लग रहा है कि शायद जिस तरह सलमान गनी साहब लाहौर में बैठे हैं और चौधरी साहब भी वहाँ पे हैं, उनका तज्ज़िया बिल्कुल मुझे उससे इत्तेफाक है कि शायद अपोजिशन और चौधरी परवेज़ इलाही साहब कल इजलास का बायकाट करें। अगर ऐसा होता है तो जो बहरानी कैफियत है वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगा और इसमें जो हम एक लेकिन मैं सवाल इसलिए करूँ साफी साहब को इंटरप्ट करूँ कि फिर ये तो अदालत के हुक्म को ना मानने के मुतरादिफ हुई बात कि आप नहीं जा रहे। इसको एक पार्लिमानी प्रोसीजर है, इसमें हक हासिल है बदस्तूर वहाँ पे कैंडिडेट्स को भी और अरकान को कि वो उस प्रोसीजर का हिस्सा बनते हैं या नहीं बनते। फैसला मानना ना मानना वो तो अदालती एक वो है फैसला है कि अगर तौहीन अदालत की जो आप बात कर रही है उसका तो कानूनी माहिरीन ही बता सकते, लेकिन जहाँ तक मेरी नाक़िस राय में है और जो पार्लिमानी रिपोर्टिंग मैंने की है तो उसमें ये उनका हक है, वो कर सकते हैं, बाइकाट कर सकते हैं। और अगर वो बहरान को मज़ीद शदीद बनाना चाहते हैं या उसमें शिद्दत लाना चाहते हैं तो उनके पास एक ऑप्शन मौजूद है जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बहरानी कैफियत जो है जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि पंजाब की किस्मत में अभी मेरे ख्याल में सियासी इस्तेहकाम नहीं है। अच्छा, जब हम बात एक नुकता मैं कहूँ कि अगर वो एब्सटेन भी करते हैं तो रिकाउंटिंग में तो काउंट हो जाएंगे ना, कि इतने अरकान हैं उन्होंने एब्सटेन किए, लिहाजा मेरे नज़दीक अब ये बात बेमानी है कि वो आए या ना आए वो काउंटेड होंगे। उनका आज जो नुक्ता एक उन्होंने उठाया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तैनाती पे जो है पोजीशन को सबसे बड़ा एतराज़ है और उसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर को जिसने प्रीवियस इजलास को कंडक्ट किया था उन्हीं की जिम्मेदारी अदालती अहकामात के तहत वही प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो प्रिजाइड करेगा, तो उससे जो एक तसादुम की और एक जो बदमज़गी की फ़िज़ा है उसके ख़ात्मे की हमें कोई बज़ाहिर उम्मीद नहीं नज़र आती। लेकिन अगर चौधरी परवेज़ इलाही बड़े दिल का मुज़ाहरा करे और एक बड़े सियासतदान होने का सबूत अगर वो फराहम करना चाहे तो कल के लिए उनके एक बहुत सुनहरी मौका है। अगर उन नंबर गेम में उनको शिकस्त हो गई है जो बज़ाहिर हमें लग रही है और जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं उससे मज़ीद इसमें उनके जो मुस्लिम लीग नून की जो पार्लिमानी पार्टी है उसको तक़वियत मिलेगी, उनके अददी नंबर में इजाफ़ा होगा, तो ऐसे में उनकी इज़्ज़त इसी में है। और पार्लिमानी जो रिवायात है उसका भी तकाजा ये है कि एक सीनियर पॉलिटिशियन होने के नाते, पंजाब का एक साबिक़ वज़ीर आला होने के नाते उनको ये प्रोसीजर उसको दिलो जान से कबूल करना चाहिए और कल का जो इजलास है उसमें शिरकत करनी चाहिए। और जो एक प्रोसीजर है अगर वाकई ऐसा है कि पंजाब में लोग मुस्लिम लीग नून से नाराज़ है, मरकज़ में लोग मुस्लिम लीग नून से नाराज़ है और जो महंगाई है जो कसाद बाजारी है उसके नतीजे में अवामी मकबूलियत खो चुकी है मुस्लिम लीग नून, तो कल एक बेहतरीन मौका है कि अपोजिशन जो है स्पेशली चौधरी परवेज़ इलाही और उनकी जो जमात है, उनके जो साथी है PTI, वो कल ईवान में साबित करे और जो अददी बरतरी है मुस्लिम लीग नून से छीने और उनकी अगर इख्तिदार पंजाब में जी परवेज़ इलाही साहब ने पिछली दफ़ा भी बाइकआउट किया था और हमजा शबाशी वज़ीर आला मुंतखब हुए, अदालत ने कहीं भी उनके इंतखाब को कालेदम करार नहीं दिया और ना गैर आईनी या कानूनी का। अगर कल भी परवेज़ इलाही बाइकआउट करेंगे तो फिर भी इलेक्शन जो होगा वो लेजिटिमेट होगा। नहीं, वो तो इसीलिए ये सवाल करी हूँ कि खाली परवेज़ इलाही साहब के बाइकआउट की बात नहीं है ना, अगर सारी ऑपोजिशन दे डोंट शो अप तो मिलकर करेंगे क्योंकि उनके उम्मीदवार परवेज़ इलाही है ना, तो वो पूरी पार्टी ही पूरी वही करेगी, ऑपोजिशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे भी ताहिर मलिक साहब ने भी उस बात की वजाहत कर दी। अच्छा, आज की जो हमारी दूसरी स्टोरी है उसकी जानिब बढ़ते हैं। दूसरी स्टोरी भी इसी के कंटिन्यूएशन में, क्योंकि पंजाब की मुसलसल बात हो रही है और अभी साफ़ी साहब, ताहिर मलिक साहब के सभी पैनलिस्ट का ये ख्याल है कि पंजाब में जो एक क्राइसिस है वो शायद सेटल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। हमारे जो पैनलिस्ट हैं यहाँ पर उनको तो एक तो ये लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट है, लेकिन एक सियासी एस्पेक्ट भी है। बाई इलेक्शन जो है वो बिल्कुल देर अराउंड द कॉर्नर और उसको लेकर हम देख रहे हैं कैंपेनिंग भी हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से
भी बहुत भरपूर तरीके से जाहिर है वो लोग वहाँ पर कैंपेनिंग में हिस्सा ले रहे हैं। और कल शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक इस तरह की बात की जिसके ऊपर बहुत सारे जो है वो लोगों की तवज्जो गई कि ये किस किस्म का की स्टेटमेंट है जो वो दे रहे हैं। तो थोड़ा सा आज हम बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका ये कहना कि मेरी अपनी ही जमात की तरफ से मुझे हराने की कोशिश की गई और मुझे हराया गया यहाँ से पिछले इंतखाबात के अंदर, इसका क्या मतलब है? क्या ये कहना अब दुरुस्त होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बैरूनी साजिश का बयानिया वो दम तोड़ रहा है और अब कोई अंदरूनी साजिश जो है उसको खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, इदारों को ब्लेम करने की कोशिश की जा रही है, या फिर ये प्योरली पार्टी के अपने अंदर पंजाब को लेकर कोई कॉन्फ्लिक्ट है जो कि पिछले इलेक्शंस में भी हमने देखा था कि खासा नुमाया होकर सामने आया था। तो इस पर बात करेंगे कि क्या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रही थी अपनी हुकूमत जाने के बाद, उसमें कोई कमजोरी आ रही है, तो अब ये हमें कुछ मुख्तलिफ तरह की चीजें जो है वो सर उठाती हुई दिखाई दे रही है। मैं इस सेगमेंट में आगाज जो है मुर्तज़ा सोलंकी साहब से करूंगी। सर, किस तरह से देखते हैं सिचुएशन को? कुरैशी साहब कहते हैं जी मुझे अपनी जमात ने हरा दिया। देखिए, कुरैशी साहब ने तो बहुत वाज़ेह तौर पर कहा कि मुझे पीटीआई ने हराया, और उसके दिफा में जो पीटीआई के जो कुछ तर्जमान हैं या जो उनके हामी हैं, उन्होंने ये फरमाया कि असल में वो निशाना बना रहे हैं जहांगीर तरीन और अलीम खान को, जो कि इस वक्त इमरान खान या पीटीआई के खिलाफ हैं। तो ये पूरा सच नहीं है। सलमान गनी साहब आपको बताएंगे कि जो असल जो बात है वो ये है कि इमरान खान नहीं चाहते थे कि पंजाब के अंदर कोई मजबूत वजीर आला हो, जैसे वो खैबर पख्तूनख्वा में कोई मजबूत वजीर आला नहीं चाहते थे। परवेज खटक जिसने 2/3 अक्सर दिलवाई, उसको निकाल बाहर किया और उसको एक ऐसी वजारत दी जिसमें कोई काम नहीं होता। तो बुनियादी तौर पर ये इमरान खान के खिलाफ बात है, क्योंकि उनके अंदर जो एक डिक्टेटर बैठा हुआ है वो चाहते हैं कि वो वजीर आजम भी हों, वो पंजाब के वजीर आला भी हों, वो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला भी हों, वो मुल्क के सदर भी हों, सदारती निज़ाम भी आए। तो ये दर हकीकत उसके अंदर जो इंतशार है उसकी वजाहत है, और आपको आने वाले दिनों में पीटीआई के अंदर काफ़ी धड़े उस तरह के नज़र आना शुरू होंगे। अभी से बयानबाजी शुरू हो गई है। तो आप ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर फूट है जो खुलकर सामने आ रही है। वैसे मैं सोचूं कि इस सेगमेंट को हम ओपन ऑप्शंस पे छोड़ देते हैं और जो आप लोगों की राय आप इसके अंदर देते जाएं। शनीला, किस तरीके से देख रही है शाह महमूद कुरैशी साहब की जो स्टेटमेंट है, उन्होंने जो कहा है उसका बहुत सारे मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं, और जो अभी बात सोलंकी साहब कह रहे हैं, क्या ये आप समझती हैं कि उन्होंने डायरेक्टली इमरान खान साहब को ही ब्लेम कर दिया? बिल्कुल उन्हीं को ही किया। देखें 2014 का जब धरना था तो उन दिनों में शाह महमूद कुरैशी साहब के जो भाई थे वो टीवी के ऊपर आए थे और उन्होंने आके कहा था कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उन्होंने पीटीआई इसलिए ज्वाइन किया कि जल्दी इमरान खान साहब जो साइड पे हो जाएंगे और शाह महमूद कुरैशी साहब जो है चेयरमैन बन जाएंगे। तो जाहिर है वो चीज़ इमरान खान साहब के जहन में तो होगी, और जो उन्होंने सीट जीतनी थी उसके जरिए उनका मंसूबा ये था कि वो वज़ीर आला पंजाब बनेंगे, क्योंकि कल उन्होंने कह भी दिया कि अगर मैं जीतता तो पंजाब की ये हालत ना होती कि जाहिर बुज़दार आया, उसने ये सारी जो किया अंदर तोड़ फोड़, उसकी बजाय अगर मैं आ जाता तो मैं ज़्यादा बेहतर तरीके के ऊपर काम कर लेता। तो ये उन्होंने इमरान खान को ब्लेम किया कि उन्होंने मुझे हरवाया है, क्योंकि उन्होंने MNA की जो सीट थी वो जीत गए हैं, जबकि नीचे MP की सीट थी वो एक आज़ाद उम्मीदवार से वो हार गए हैं। तो इल्ज़ाम उन्हीं के ऊपर ही है, और इनकी पार्टी के अंदर 2-3 और लोग भी हैं, वो भी अपने आप को हमेशा चेयरमैन देख रहे होते थे, और वो भी कुछ गेट्स के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे होते थे कि शायद इमरान खान साइड पे हो जाए तो हम वज़ीर आज़म बन जाओ, इंटरव्यू वगैरह भी दे रहे होते थे इस सिलसिले के लिए। तो इनकी पार्टी के अंदर फूट तो है, लेकिन मसला ये है कि ये लोग अब किसी और पार्टी में जा नहीं सकते क्योंकि कोई और पार्टी इनको लेने के लिए तैयार नहीं है। और इनके इलेक्शन के हमेशा यही मसले रहते हैं, जब ये हार जाते हैं एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, दूसरी पार्टियों को ब्लेम करते हैं। 2013 के इलेक्शन के बाद भी इमरान खान साहब ने एक कमेटी बनाई थी तस्नीम नूरानी साहब की क़यादत में, उन्होंने पूरी रिपोर्ट दी थी जिसमें बताया था कि जी हम अपनी नाकामियों कमजोरियों की वजह से हारे हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने पूरा अरसा जो था धांधली का जो नैरेटिव था वो बिल्ड किया। तो आप ये कह रही हैं कि उन्होंने अपनी ही जमात के खिलाफ जो वो ये बात की, इनका वतीरा इनकी सियासत का, अपनी जमात को ब्लेम करेंगे, दूसरी जमातों को ब्लेम करेंगे, अपनी गलतियां नहीं मानेंगे। रशीद साहब साहब किस पर इल्जाम लगाया शाह महमूद कुरैशी साहब ने? एक तो थोड़ा सा इस पर बात करें, और दूसरा उन्होंने अपनी गुफ्तगू में आगे जाके ये भी कहा कि जीतना या हारना जरूरी नहीं होता, कंटेस्ट करना जरूरी होता है। तो ये एक डिफीटिस्ट जो अप्रोच है जिसके साथ वो ऑलरेडी जा रहे हैं इलेक्शंस में, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब बहुत ज़ीरक और सीनियर सियासतदान है, और उनको तरीका आता है कि अपनी बात भी उन्होंने कर दी, अपना मुद्दा भी बयान कर दिया, PTI के हल्कों को और उनके लीडरशिप को अपने गिले शिकवे का इजहार भी किया, और फिर उसके फ़ौरन बाद उस बात से पीछे भी हटे हैं। एक बैनुल-अक़वामी मीडिया के एक इदारे को उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मेरा हरगिज़ जो मौजूदा जो क़यादत है उनसे कोई ना गिला शिकवा है, बल्कि वो 2018 की तनाज़ुर में वो कह रहे थे कि वो बात मैंने की। एक तो
उनकी वजाहत भी आ गई है, इसलिए उनकी वजाहत हमें फिल वक्त कबूल करना चाहिए। लेकिन PTI के अंदर जो है ये जो एक पर्सनालिटी क्लैशेस जो है वो तो है। शाह महमूद कुरैशी साहब चाहते हैं कि उनको ज़्यादा अहमियत मिले, और आपको इल्म है कि जब उस्मान बुज़दार साहब को ये ज़िम्मेदारी दी गई तो बहुत सारे लोगों को हैरत हुई। उसमें अलीम खान साहब, जहांगीर तरीन साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी साहब, ये सारे लोग बहुत ही वो चाह रहे थे कि या वो ख़ुद बने या उनका कोई नामजद करदा जो है वज़ीर आला पंजाब के मसनद पे वहाँ पे बैठ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। और आखिरी वक्त तक उस्मान बुज़दार जो है वो उस मसनद पे कायम रहे और वहाँ पे फाइज रहे। लेकिन ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कल जो बात की और आज उससे एक कदम पीछे हटे हैं, तो उनके जो इस किस्म के लीडर है PTI के, तो एक दूसरे से ये गिले शिकवे उनके मौजूद है। और जिस तरह बात की गई कि इमरान खान साहब अपनी ज़ात ही तक तमाम चीज़ों को महदूद रखना चाहते हैं, तो इसका असर ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब, और इस तरह हमारी सूबे में आपने देखा था कि जब वो प्राइम मिनिस्टर भी थे तो परवेज़ खट्टक साहब ने कैबिनेट के इजलास में, फेडरल कैबिनेट के इजलास में इख्तिलाफ किया था, और बहुत ही वो शायद वो चंद एक ही PTI के रहनुमाओं में है जो इन्होंने इक़्तिदार में रहते हुए इमरान खान के वज़ीर-ए-आज़म जब वो थे तो तब भी उनसे इख्तिलाफ किया था और उनके मुँह पे बहुत सारी बातें कही थी। बाहर मीडिया को अब शाह महमूद कुरैशी साहब कुछ भी बताए या कुछ भी उनकी तावीलें और वजाहतें दें, लेकिन परवेज़ खट्टक, शाह फरमान, ये जो फवाद चौधरी साहब और इस किस्म के जो सीनियर लीडरशिप है, शफ़क़त महमूद साहब, उनके साथ जो इस वक्त जो किया गया लॉन्ग मार्च के नताइज ख़ुद इमरान खान साहब सामने नहीं ला सके, और उसका जो है सारा नज़ला जो है शफ़क़त महमूद साहब जैसे लीडरान थे उन पे उन्होंने गिराया। तो ये एक तनाव की कैफियत जो है PTI की फ्रस्ट्रेशन का जो है एक इजहार है, क्योंकि वो जो कुछ चाह रहे हैं वो उनके हाथ नहीं आ रहा। अच्छा चले, ये जो बात अभी आप करें इसी से मैं तारिक मलिक साहब से सवाल कर लेती हूँ इसी पर्सपेक्टिव के अंदर। एक तो ये सर कहिएगा कि चीफ मिनिस्टर ना बनने का दुख आज भी ताज़ा है शाह महमूद साहब का, उनके बयान से क्या ये मतलब निकाल लें, और दूसरा ये भी कहिएगा कि ये जो अभी सारा मामला है, आप समझते हैं कि टोन सेट कर रहा है बाई इलेक्शन के लिए? थोड़ी थोड़ी इंडिकेशन आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काइंड ऑफ नोस कि शायद नहीं कोई बात बनेगी इस बाई इलेक्शन में उनके लिए। एक तो वो टफ है, जाहिर है वो फील्ड में देख रहे हैं कि किस तरह हुकूमत तब्दील होने से और उनकी कारकर्दगी से भी उनके लिए इलेक्शन जीतना आसान नहीं है, टफ है। और दूसरा इसके 2-3 पहलू हैं। एक तो ये कि उनका जो पॉलिटिकल कैरियर आप देखें, वो पंजाब में वज़ीर ख़जाना रहे, वो फेडरल मिनिस्टर रहे, वज़ीर ख़ारजा वो पीपल्स पार्टी की कैबिनेट में रहे, PTI में भी रहे, तो उनकी आगे पॉलिटिकल ग्रोथ नहीं हो रही। जो हमारी डायनेस्टीज़ हैं वो कहती हैं कि हम चीफ मिनिस्टर से हम प्राइम मिनिस्टर बने, तो वो एक जगह पे रुके हुए हैं। दूसरा इसका जो है, ये कोई नई बात नहीं, आपने देखा होगा पार्टी इंतखाबात के मौके पे भी उन्होंने किया था। दूसरा इसका पहलू है फैक्शनलिज्म। जो हमारी सियासी पार्टी हैं, एक PTI नहीं, हर सियासी जमात में धड़ेबंदी है, और जो ऊपर क़यादत है उसको उस धड़ेबंदी से कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ये दोनों मेरे आगे तो सजदा रेज हैं दोनों ग्रुप। भाई पार्टी आपकी, आप उस धड़े को, तो मुल्तान की जो सियासत है उस सियासत के अंदर कुरैशी गिलानी और ये जो कुरैशी और जावेद हाशमी और कुरैशी और गर्देजी अगर एक पार्टी में भी हैं, और अब कुरैशी और तरीन जो PTI का मॉडल रहा, इसके अंदर इलेक्टेबल्स वर्सेस आइडियोलॉग्स। अब सुल्तान नईम एक लड़का है, यंग लड़का है, बिजनेसमैन है, मिडिल क्लास है, उसने एक इलेक्शन जीता है एक रवायती हल्के से जिसमें मखदूम होते जी। तो नई लीडरशिप को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को टिकट देना चाहिए, उसको आपने टिकट नहीं दिया, डायनेस्टिक मॉडल पे दिया। अब भी जैन कुरैशी इस वक्त अलमिया ये कि वो MNA है, यानी करोड़ों रुपए हमारे ज़ाया होंगे अगर वो जीत जाते हैं, तो कौमी असम्बली की सीट से मुस्तफ़ी होंगे, हफ्ते बाद 10 दिन बाद फिर अदर इलेक्शन होगा। और आप अपने एक तरफ डायनेस्टिक मॉडल पे आप तनकीद कर रहे हैं कि मरियम नवाज है, बिलावल है, दूसरी तरफ अपने ही बेटे को आगे ला रहे हैं। तो ये जो नहीं, वो तो उन्होंने, मैंने इसीलिए उनका बयान भी कोट किया ना, उन्होंने तो उसका वो कहा है ना कि हम मैदान में रहना चाहते हैं, इसलिए मैंने ये इलेक्शन लड़वाया है, वरना ये जो मुल्तान की इसलिए ये सियासत है। देखें, जो जब ये पीपल्स पार्टी में थे तो गिलानी, कुरैशी एक पार्टी में रहते हुए ये धड़े की सियासत करते हैं, पार्टी से वापस की। मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा, मैं सलमान साहब से भी इसी पे कमेंट लेना चाह रही हूँ कि सर ये जो स्टेटमेंट है शाह महमूद कुरैशी साहब की, किससे गिला किया है उन्होंने आपके ख्याल में? देखें यशफीन, एक तो हमारा बड़ा सियासी अलमिया ये है कि पाकिस्तान के अहले सियासत पाकिस्तान के अंदर तो डेमोक्रेसी मांगते हैं, लेकिन अपनी पार्टी के अंदर उनके जमहूरियत नहीं होती, और वो पार्टी के अंदर जो मजबूत लोग होते हैं उनसे खौफजदा होते हैं।
सोलंकी साहब ने मेरा ख्याल सारा मसला आपका हल कर दिया था कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने जिस फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया है और वो जो उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ साजिश की गई थी, आपने तो खुद इमरान खान साहब के इंतखाब से तो सारी बात खुल गई। हाँ। कि जब उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब का इंतखाब किया तो वो इसी वजह से था कि जी वहाँ पर वो कोई मजबूत पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर नहीं लाना चाहते थे। और मैं समझता हूँ कि आज अगर उनका सारा पॉलिटिकल नुकसान हुआ है वो इस वजह से है कि आखिर क्या वजह है कि पार्टी के लोग जो होते हैं, किसी भी पार्टी के अंदर जो मजबूत लोग होते हैं वो आपके लिए मदद का बायस बनते हैं, वो पार्टी की स्ट्रेंथ होते हैं। लेकिन आखिर क्या वजह है कि लीडरशिप इन लोगों को खौफजदा होती है। जहाँ तक शाह महमूद कुरैशी साहब की बात है, देखिए शाह महमूद कुरैशी साहब ने मेरे अपने ज़ाती ख्याल में ये जो आने वाले ज़मीनी इंतखाब हैं, इसके हवाले से एक और उनका बयान बड़ा इंपॉर्टेंट था। अगर आपको याद हो, 1-1.5 हफ्ता पहले उन्होंने कहा था कि जो बाजार की बात है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 18 सीटें जीत रही है और तहरीक इंसाफ 2 सीटें जीत रही है। मेरा ख्याल उन्होंने खासा डैमेज तो कर दिया और ख़ुद इमरान खान साहब की सियासत का ये वतीरा है कि वो जब इलेक्शन नहीं जीत रहे होते तो वो धांधली के इल्ज़ाम लगा देते हैं। और मैं आपसे ये कहूँगा कि आप सब लोग वो रिजल्ट्स देख लें जिन 20 हल्कों के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, जहाँ पर 10 आज़ाद अरकान थे जो तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। उस 10 में से 8 आज़ाद अरकान के हल्कों में पीटीआई तीसरे नंबर पे है। और ख़ुद आपका जो पिंडी का हल्का है जहाँ पर राजा कबीर साहब जीते हैं, देखें वो 48,000 वोट ले रहे हैं। हाँ। नंबर 2 पे राजा मोहम्मद अली साहब 42,000 वोट ले रहे हैं। पीटीआई का उम्मीदवार 38,000 वोट ले रहा है। अब 48,000 वाला और 42,000 वाला वो आपस में मिल गए हैं, इसलिए कि वो जो इंडिपेंडेंट था वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गया। मेरा ख्याल 10 हल्कों के अंदर जो आज़ाद उम्मीदवार जीते थे, जो पीटीआई में शामिल हुए थे, अब वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार है। और मेरा ख्याल बड़ी हद तक उसका रिजल्ट जो है वाज़े है। और आने वाले ज़मीनी इंतखाबात के क्या असरात होंगे, ज़मीनी इंतखाबात जो अब तक की सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तकरीबन 12-13 सीटें जीत रही है। इसी वजह से उनकी फ्रस्ट्रेशन सामने आ रही है। और वो शाह महमूद कुरैशी साहब को, चूँकि मैं पीपल्स पार्टी में भी देख चुका हूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी वो हिस्सा थे, बल्कि वो पंजाब के तर्जुमान थे। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि उनकी सियासी वाबस्तगी का वक्त हुआ चाहता है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन थी। और उन्होंने सारी बात बड़ी खुल के कही है कि अगर वो लोगों को मुखातब करके कह रहे थे कि अगर मैं पंजाब में होता तो आपकी ये कैफियत ना होती, मैं तो जाके वजीर खारजा बन गया। मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान कर नहीं सका। सर आपको भी मुझे इंटरप्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल थोड़ा सा वक्त रहेगा। मैं तो हमारी लीडरशिप को अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा। हाँ, मैं चाह रही हूँ आज़म चौधरी साहब भी इस पे जरूर कमेंट कर दें कि वो किस तरह से देख रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब के बयान को। देखिए, ये बात तो दुरुस्त है कि शाह महमूद कुरैशी साहब के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है। जो उनकी उम्मीदें थी, जो उनका टारगेट था, वो अचीव नहीं हुआ था। ये तो सारी दुनिया को पता है। अब उनकी इस बयान के तनाज़र में हम देखें तो उसके कई मतलब निकलते हैं, लेकिन जो असल बात थी उस वक्त जहांगीर तरीन साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की जो एक खौफनाक लड़ाई थी, वो उसका नतीजा था। उस वक्त सलमान नईम जो उस इलाके से एक मुतहर्रिक पॉलिटिकल नौजवान था जो लोगों के काम आता था, तहरीक इंसाफ से, सॉरी, वो बंदा वो टिकट का उम्मीदवार था, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब उसको टिकट नहीं देना चाह रहे थे। लिहाजा जहांगीर तरीन साहब की सपोर्ट के साथ वो लड़का वहां पे इलेक्शन लड़ा और वो इलेक्शन जीता। आज फिर वो वहां पे पॉपुलर उम्मीदवार है। और कुरैशी साहब ने अपने बेटे जैन कुरैशी को वहां से रिजाइन करवा के कौमी असम्बली से उसके मुकाबले पे सूबाई असम्बली में खड़ा किया है। और आज भी वहां पे जो सर्वे आ रहे हैं उसमें यही आ रहा है कि सलमान नईम जो है वो बर्तरी हासिल कर रहा है वहां पे। वो उनकी फ्रस्ट्रेशन अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन अगर काश उस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब ही वज़ीर आला बन जाते तो कम से कम हमें बुज़दार साहब वाला पंजाब के ये 3.5 साल ये बर्दाश्त ना करना पड़ते। यशवीर, यहाँ पे आपकी एक इजाजत से मैं एक छोटी सी बात और करूंगा जो हमारे पिछले क्वेश्चन से मुतल्लिका थी। वो ये है कि इस दफा जो पंजाब असम्बली में कल इलेक्शन होने जा रहा है, वो गवर्नर पंजाब ने नोटिफाई नहीं किया, वो पंजाब असम्बली के अपने सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी, उनका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अगर अब भी पीटीआई और काफ लीग वहां पे वो करते हैं, बाइकाट करते हैं, तो फिर मेरी समझ से बालातार के कौन सी सियासत होगी। क्योंकि पिछली दफा आपको पता है कि इख्तलाफ राय की वजह से दोनों पार्टियों के गवर्नर को इंटरप्ट करना पड़ा था और उन्होंने इजलास के अब वेन्यू और उसका टाइम जो है ना उन्होंने डिसाइड किया था। लेकिन इस दफा तो खुद कर रहे हैं, उनके अपने सेक्रेटरी हैं,
और उनकी तरफ से अब नोटिफाई भी अगर इख्तलाफ करेंगे तो फिर ये इख्तलाफ बराए इख्तलाफ जो है ये कहाँ सिचुएशन को लेके जाएगा। लेकिन आप सभी का इस बात पर इत्तेफाक है कि पंजाब एनी टाइम सून पॉलिटिकल क्राइसिस से शायद अभी बाहर नहीं आएगा और ये मामला अभी मजीद अदालतों में भी जाएगा और शायद मजीद क्योस भी होगा फ्लोर ऑफ द हाउस पे। आप सभी मेहमानों के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने आज प्रोग्राम में वक्त दिया हमें। शरीला अमार के शुक्रगुजार हैं, मुर्तज़ा सोलंकी साहब थैंक यू सो मच, रशीद साफ़ी साहब, ताहिर नईम मलिक साहब, सलमान गनी साहब और आज़म चौधरी साहब थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का शिरकत करने के लिए बाखबर से आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।